नाज़रीन, जिन्होंने पूरी सेहत का निज़ाम बेहतर बनाना था, जिन्होंने अस्पतालों में इस्लाहात लाना थी, वो मरीजों को ऑक्सीजन तक न दे सके और अब मरने वालों को 10 लाख रुपए खून बहा दे रहा है। पेशावर के अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने से हलाकतों की जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आई है वो परेशान कुन है। वो रिपोर्ट बताती है कि हालिया हादसे किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं, बल्कि इससे पहले अगर कोई हादसा नहीं हुआ तो ये इत्तफाक था, क्योंकि अस्पताल में जिस तरह के हालात थे इन पर किसी की निगरानी नहीं थी। मुरव्वजा तरीक़ाकार यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs की एक नहीं कई खिलाफ वर्जियां की जा रही थी। कोई देखने वाला ही नहीं था, कोई पूछने वाला ही ना था। हादसे पर जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी की गई, इसके अहम नुकात आपको सुनाऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे नाजरीन। रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ टेक्निकल मेमोरियम तरीक़ाकार वाज़े कर चुका है कि अस्पताल में ऑक्सीजन के एक भी नहीं बल्कि कम से कम दो बैकअप होने चाहिए। प्राइमरी बैकअप किसी स्टोरेज टैंक की सूरत में होना ज़रूरी होता है, इसके साथ साथ एक सेकेंडरी बैकअप भी होना चाहिए। लेकिन खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन का कोई भी बैकअप नहीं था। किसी ने यह सोचने की जहमत भी नहीं की थी कि अगर कभी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो क्या किया जाएगा। जिस बुनियादी चीज पर मरीजों की जिंदगियों का इन्हसार था, इस पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए। लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह है नाजरीन कि जिस कंपनी से ऑक्सीजन सप्लाई का मुआहदा था, वो मुआहदा 2017 में खत्म हो चुका था। यानी 2017 के बाद मुआहदे की तजदीद का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यानी तमाम मामला सिर्फ ज़बानी कलामी चल रहे थे। सप्लाई चेन मैनेजर से पूछा गया तो पता चला कि ऑक्सीजन सप्लाई मुआहदे की तजदीद 30 जून 2020 तक की गई थी, लेकिन यह तजदीद किसी कागज पर नहीं बल्कि टेलीफोन पर की गई थी, जुबानी कलामी की गई थी। क्या अस्पताल इंतजामिया सोई हुई थी? क्या इस हादसे से पहले वो आगाह नहीं थे कि उनके पास ना तो ऑक्सीजन सप्लाई का कोई बैकअप है, ना ही कोई एग्रीमेंट है? इंक्वायरी रिपोर्ट ये भी बता रही है कि अस्पताल के ऑक्सीजन टैंक में 10,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन भरी जा सकती है, लेकिन ऑक्सीजन देने वाली कंपनी कभी भी इसको मुकर्ररा मिकदार तक नहीं भरती थी। 4 दिसंबर को सिर्फ 3,040 क्यूबिक मीटर गैस भरी गई थी और वहां ऑक्सीजन लेवल चेक करने का गेज नस्ब था। लेकिन अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट पर जो स्टाफ काम कर रहा था, ना तो इसके पास टेक्निकल स्किल्स थी और ना ही ट्रेनिंग। फिर जब ऑक्सीजन कम हुई, इसकी शिकायत की गई तो जिन 2 बंदों की ऑक्सीजन प्लांट पर ड्यूटी थी वहां पर मौजूद ही नहीं थे। इस रिपोर्ट से मालूम होता है कि किसी तरह बहुत ही बुनियादी बातें भी नजरअंदाज की जा रही थी और न जाने कब से की जा रही थी। हादसा तो अभी हुआ है, इसकी परवरिश नाजरीन बरसों से की जा रही थी। अब तहकीकाती कमेटी ने सिस्टम की नाकामी को हादसे का जिम्मेदार करार दिया। अस्पताल के डायरेक्टर, फैसिलिटी मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ऑक्सीजन प्लांट असिस्टेंट और ड्यूटी पर मौजूद 2 अफराद को मुअत्तल किया गया और अब तजवीज़ किया जा रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए क्वालिफाइड स्टाफ को भर्ती किया जाएगा। तो पहले क्या थे? जो पहले लोग काम कर रहे थे, क्या वो क्वालिफाइड नहीं थे? उनको किसने भर्ती किया? उनको कैसे भर्ती किया गया? क्या ये कोई नहीं पूछेगा? हंगामी बुनियाद पर बैकअप सिस्टम का बंदोबस्त किया जाएगा, ये आपको अब याद आया? और इमरजेंसी रेस्क्यू स्क्वाड भी तैयार की जाएगी और इसको तरबियत भी दी जाएगी। शुक्र है जी। और अब सानहे के बाद क्रेडिट इस बात का लिया जा रहा है कि हम रिपोर्ट 24 घंटों में सामने ले आए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी उनको 48 घंटे का टाइम दिया गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर वो रिपोर्ट पब्लिश हुई और वो हमने आवाम से किए गए वादे के मुताबिक उसको पब्लिक भी किया। जिन गलतियों पर शर्मिंदा होना चाहिए, उन गलतियों को मंजर आम पर आप 24 घंटों में ले आए, इस पर फख्र किया जा रहा है। सवाल यह है कि ये सब हादसा होने के बाद, इंसानी जानें ज़ाया करने के बाद, ये सब कुछ करने का ख्याल क्यों आता है? पहले क्यों नहीं आता ख्याल? अगर सिस्टम की नाकामी इस सानहे की जिम्मेदार है तो सिस्टम चलाने वाले जिम्मेदार क्यों नहीं हो सकते भाई? सजा और जजा के निज़ाम को इमरान खान जिसकी बात करते थे, वो निज़ाम इस सिस्टम के चलाने वालों पर क्यों लागू नहीं होता? हम इस मुल्क के सरकारी अस्पतालों को ठीक करेंगे और इंशाल्लाह वो सजा और जजा का निज़ाम लेके आएंगे। अगर ऑक्सीजन जैसी बुनियादी जरूरत किसी अस्पताल से खत्म हो जाती है तो वो मयारी अस्पताल कहाँ हैं जिनका इमरान खान दावा किया करते थे? हम ड्रामे नहीं करेंगे, ड्रामाबाज शरीफ की तरह। आपको इंशाल्लाह पाकिस्तान के अस्पताल ठीक करके दिखाऊंगा, जिस तरह हम पख्तूनख्वा के अस्पताल पहली दफा 40 साल में ठीक हो रहे हैं। इमरान खान ये दावा भी किया करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों को मयार बेहतर किया है और अब सरकारी अस्पतालों में भी अच्छा इलाज हो सकता है।
सरकारी अस्पतालों का मयार बेहतर किया। आज आप पख्तूनख्वा के अंदर जाके देखें, आपको पता चलेगा कि सरकारी अस्पतालों में भी आला इलाज हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा का शोबा से सिर्फ नाअहली ही नहीं, करप्शन का शिकार भी है। खैबर पख्तूनख्वा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अकरम खान दुर्रानी कोरोना फंड्स में भी करप्शन के इल्ज़ामात लगा चुके हैं। वो मनपसंद अफराद को ठेके देने से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट भी पेश करना चाहते थे, लेकिन उनका कहना है कि सूबाई वज़ीर सेहत ने इन्हें ये रिपोर्ट पेश करने नहीं दी, जबकि वज़ीर सेहत अकरम दुर्रानी के इल्ज़ामात को झूठ देते हैं। अगर इसके बाद कोई अफसर, कोई ऑनेस्ट अफसर इसलिए प्रोक्योरमेंट ना करे कि दुरानी साहब जो है इस टाइप की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं, तो जो लॉस ऑफ लाइफ होगी ये जिम्मेदार होंगे। इसी हवाले से बात करेंगे सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई साहब से। शौकत साहब, आप ही का सेट किया गया पैरामीटर सर, आपने ही पैमाना दिया था हमें कि जब किसी जगह ऐसा हादसा हो मुतल्लिका वजीर को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर इस्तीफा कहाँ है? सारे सवाल एक तरफ, मुझे सिर्फ इतना बता दें इस्तीफा कब आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो वाक़या हुआ है उसका फौरी नोटिस भी लिया गया है। वज़ीर आला महमूद ख़ान ने भी लिया है, वज़ीर सेहत वहाँ पहुँचे हैं और रात गए तक। देखिए, असल चीज़ है जो आप जो ज़िम्मेदार लोग हैं, क्या आप उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? क्या आप उनको छुपा रहे हैं? क्या आप कोई ऐसी चीज़ छुपा रहे हैं जो आवाम जानना चाहती है? कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें सामने लेकर आए हैं। देखिए, खामी हो सकती है, आपने बेहतरी की कोशिश की, आपने MTI सिस्टम को बेहतर किया, बहुत सारे खामियां दूर की, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से आपके हॉस्पिटल यहाँ पे ये बेहतर हुए। आपका सेट किया पैरामीटर है ना सर, आप ये कहते हैं कि इस्तीफा होना चाहिए, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस्तीफा मांगते थे। देखिए बिल्कुल इस्तीफा दे देते, लेकिन अगर कहीं जो सिस्टम में जो अभी तक मेहनत हुई है उस सिस्टम में बेहतरी ना लाई जाती, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें कि थोड़े से अरसे में कितनी ज़्यादा रिफॉर्म्स लेकर आई गई, कितनी बेहतरी आई, जो MTI सिस्टम है उसमें कितनी शफाफियत लेकर आए। अब बदकिस्मती से ये वाक़या हुआ और ये जो वहाँ MTI सिस्टम के अंदर जो लोग हैं उनकी गफलत की वजह से हुआ, ना एली से ना लाइक की, हाँ एग्जैक्टली गफलत की वजह से हुआ। बदकिस्मती सर मत कहें सर इसको प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मोहतबाना। मैं आपको बताता हूं सर, बिल्कुल आप जो भी क्या है सर हैदर भाई, देखिए आप जो भी उसका नाम दे, लेकिन हमें अफसोस है, बड़ा दुखी है इस वक्त। सर अफसोस करने से कुछ नहीं होगा ना सर, जानी चली गई। मेरी अर्ज सुन ले, अर्ज ये है कि मैं आपके साथ एग्री करता हूं, सेकेंडरी और एक प्राइमरी बैकअप होना चाहिए था, बैकअप नहीं था। एक बात एक मिनट से सुन ले, मुआहदा तहरीरी मुआहदा गैस उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई का खत्म हो गया था 2017 से, कोई मुआहदा नहीं था, मुआहदा तजदीद नहीं हुआ था। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि आपके पास सर जो गेज होती है जिससे आप मेजर करते हो कि जनाब एक टैंक की कैपेसिटी इतनी है, उसमें इतनी गैस भरी जा सकती है, इतनी ऑक्सीजन, आप उस कैपेसिटी को पूरा ही नहीं रखते थे। यानी ये तो सर नेग्लिजेंस नहीं, ये तो मुजरिमाना गफलत है सर। यहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या कर रहा था? एग्री कर रहा हूँ, मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ, और ये सारी बातें हमने ही बताई हैं। आप देखें कि जो वाक़या हुआ उसके फ़ौरन बाद वज़ीर आला साहब ने भी कहा और वज़ीर सेहत ने भी कहा 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट लाएंगे, लेकिन 48 घंटों से पहले रिपोर्ट आ गई। और जो फैक्ट फाइंडिंग थी, जो बताया गया, जो खामी थी कि 10,000 क्यूबिक मीटर गैस की गुंजाइश थी, नहीं हुई, वो भी हम लेकर आए। देखिए जो चीज़ें हैं सामने, वो सारे मेरे ख्याल से वो आप उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि जो खामियां थी वो लेकर आए। हमने बताया कि ये खामी है, लेकिन देखिए अब इसका क्या मकसद है? अब इसका मकसद ये है कि जो गलती हुई है अभी मजीद नहीं होनी चाहिए। जो दूसरे आपके MTI सिस्टम है उनको बेहतर किया जा सकता है, और उस पर आज से ही काम शुरू है। आज भी हमारी मीटिंग हुई, देखिए इसमें 7 बंदे न सिर्फ मुअत्तल बल्कि उनको नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ेगा। इतना बड़ा एक्शन आज तक नहीं हो सका। आप देखें आपके कराची के अंदर कितने लोग मरे बेचारे, वो जो फैक्ट्री के अंदर आग लगाई गई, क्या आज तक पता नहीं चल रहा था? ये जो यहाँ पे जो हम यहाँ पे इंडिविजुअल केस डिस्कस कर रहे हैं, नहीं मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता। सुनिएगा, देखिए मैं सर ये मुआहदा की तजदीद होनी थी, ठीक है, मुआहदा रिन्यू होना था, ये किससे करना था? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने करना था, ये लाइन मैनेजर ने तो नहीं करना था सर। इस पर तो कम से कम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से पूछा जाना चाहिए ना सर। यहाँ पर तहकीकात ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कर रहे हैं जिनकी नेग्लिजेंस है, जिन्होंने सही तरह सुपरविजन नहीं की पूरे अमल की, तो सर तहकीकात कैसे? देखिए जो हैदर भाई जो बात आप कर रहे हैं हैदर भाई, ये मैंने भी आज उठाया था यही मसला। लेकिन असल इशू है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है बना अभी है, यानी जो पुराना बोर्ड ऑफ गवर्नर था वो ख़त्म हो गया, ये अभी बना है, नया आया है।
तो अब नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को आप कहें कि जी आपने ये नेग्लिजेंस किया है, बिल्कुल नेग्लिजेंस है, एक दिन का भी हो तो नेग्लिजेंस है, लेकिन ये तो कम से कम उन्होंने कर दिया ना कि फैक्ट फाइंडिंग बता दी कि जी इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है। आज तक तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये भी नहीं पता चलता है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, लोग मर जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता, लेकिन इस पर सख्त नोटिस भी लिया गया। और मैं अल्लाह ताला का मशकूर हूँ कि देखें कि कम से कम ये चीज़ें कि सामने आए, आइंदा ऐसा कोई नहीं करेगा। जो सज़ा मिल रही है आइंदा कोई ऐसा नहीं करेगा, ये मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह कि जो MTI का सिस्टम यहाँ बनाया गया है, जो बेहतरी की तरफ गए, बदकिस्मती थी, मैं यही कहूँगा। आप कहें कि आप उसको कुछ भी नाम दें, लेकिन होना नहीं चाहिए था, अब हुआ है, तो इसको अपॉर्चुनिटी बना के आइंदा जो क्या उसमें ऐसा नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी बनाकर निशाने इबरत बनाएंगे, हथकड़ियां लगेंगी, जिम्मेदारान जेल जाएंगे, या सिर्फ 10 लाख देके मुअत्तल करके काम को ठप कर दिया जाएगा? क्या इबरतनाक सजा दी जाएगी जिम्मेदारान को? देखिए, आज जो हमारी मीटिंग हुई उसमें फैक्ट फाइंडिंग रखे गए, उसमें रिपोर्ट जो है वह शाये कराई गई, मुअत्तल किए गए, लेकिन वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि नहीं, मुअत्तल ही नहीं, आप हमें बताएं कि कब तक इनके खिलाफ जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो वो एक्शन लेगा, ताकि इनको पता चले कि एक्शन क्या है। मुअत्तली तो कोई इशू नहीं है ना। तो उन्होंने 3 दिन मांगे थे और जुम्मे तक जो है, जुम्मे को एक नई रिपोर्ट आएगी, उसमें इंशाअल्लाह ताला हम आपको बताएंगे कि कितने लोगों को फारिग किया जा रहा है और किस किया जाएगा। देखिए, ये अब मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से जो पुराने चले गए वो तो चले गए, लेकिन बिल्कुल ये आपकी बात है, जबरदस्त बात की। बिल्कुल मैं आपकी बात जो है ना, ये मैं वज़ीर आला साहब तक भी पहुंचाऊंगा कि इसमें वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इतने अरसे तक 2017 से लेके ऑनवर्ड्स जून 2020 की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका जो है ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था तो आप गैस सप्लायर को तो पकड़ ही नहीं सकते हैं, आप तो उसके खिलाफ एक्शन ही नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ भी देखी जा रही है कि क्या करप्शन करने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया, वो सारे एंगल देखे जा रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे। यानी एक दफा सिर्फ आपसे कंफर्मेशन लेनी है सर, आपसे कंफर्मेशन लेनी है। आपने अभी फरमाया और आपके मुताबिक ये जो नेग्लिजेंस हुई है मुआहदे के रिन्यूअल में 2017 से लेके अब तक, इस नेग्लिजेंस में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी कह लें उसको, वो भी शामिल हैं, वो भी इक्वली रिस्पांसिबल हैं। इज दिस व्हाट आई हर्ड? देखिए, मेरे ख्याल से तो वो तमाम लोग जो हॉस्पिटल रन करते हैं, आपको पता है MTI सिस्टम के अंदर खुद मुख्तारी दी गई है, उसमें माली खुद मुख्तारी भी है, इंतज़ामी खुद मुख्तारी भी है। तो जब आपको पूरा फुल इख्तियार भी दिया गया, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आपने बना लिए, उसके बाद इस तरह का वाकया होना, मैं खुद इसके हक में नहीं हूँ। मैं खुद, क्योंकि जाहिर चीज, आप कानून से बाला कोई काम कर नहीं सकते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेकिन कानून के अंदर, उसके अंदर जो MTI का सिस्टम है उसके अंदर रहकर मेरे ख्याल से सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और वो सजा नजर भी आनी चाहिए, वरना जो लोग मरे हैं उनकी फैमिली को तसल्ली नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन। सियासी मंजरनामे पर जो अब हलचल हो रही थी वो एक बड़े तूफान में तब्दील होने जा रही है। तूफान अगर इस्लामाबाद जाता है, ये तूफान अगर अस्तीफों में तब्दील हो जाता है, तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह जाएंगे, हुकूमत क्या करेगी? बात करेंगे हुकूमती नुमाइंदे फैसल जावेद साहब से इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर कौन सा खेल खेला जाएगा? क्या अपोजिशन अपना आखिरी पत्ता खेल देगी या फिर बचा कर रखेगी? क्या अपोजिशन अपने दावे के मुताबिक इस्तीफे दे देगी या नहीं देगी? अगर दे दिए तो क्या ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे? क्या हुकूमत के लिए ज़िमनी इलेक्शन कराना इतना ही आसान होगा जितना कि वो दावा कर रही है? हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन करा भी दिए तो इनके नताइज क्या निकलेंगे? ये सवालात तो पैदा हो रहे हैं लेकिन इनके जवाब सामने नहीं आ रहे। सूरत हाल पेचीदा हो चुकी है। जैसे जैसे लाहौर जलसे के दिन करीब आ रहे हैं, अपोजिशन के लबो लहजा की सख्ती बढ़ती जा रही है। इसकी जानिब से अल्फाज का चुनाव भी मानी खेज हो चुका है। PDM की अहम जमात नून लीग की तरफ से वाज़े जवाब दिया जा रहा है। आर या पार, दमादम मस्त कलंदर करने जैसे बयानात भी दिए जा रहे हैं। जलसा हर कीमत पे होगा। लड़ाई जो है ना, ये कोई आज की तो नहीं है, काम तो पुराना चल रहा है, लेकिन इस मरतबा इंशाल्लाह आर या पार होगा और होना वैसे आर ही है। आप सबके होते हुए ये जम्मे गफीर, ये जोश और खरोश, ये जज्बा के 13 दिसंबर को लाहौर में क्या होगा? दमादम मस्त कलंदर होगा।
हुकूमत एक जानिब जलसा रोकना भी चाहती है, दूसरी जानिब जलसे में कोई रुकावट न डालने का ऐलान भी करती है। आज वज़ीर आज़म ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब किया। एक जानिब उन्होंने कहा कि अपोजिशन मीनार पाकिस्तान पर 10 जलसे कर ले, हुकूमत को फर्क नहीं पड़ता। दूसरी जानिब वो ये भी कहते हैं कि जिससे जलसे को सर्विस फराहम की उसके खिलाफ मुकदमात बनाए जाएंगे। जबकि अपोजिशन ने आज फिर ऐलान किया कि हुकूमती धमकियों के बावजूद लाहौर में जलसा होगा। अपोजिशन ने 13 दिसंबर के जलसे से पहले माहौल बनाना शुरू कर दिया है। राबता मुहिम तेज कर दी गई है। आज मरियम नवाज ने अवामी राबता मुहिम और रैली से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत को घर भेजने की आखिरी जिम्मेदारी लाहौर पर आ गई है। वादा करो 13 दिसंबर को नवाज शरीफ का मौन रखने के लिए लाहौर के जलसे में आओगे इंशाल्लाह, और इस जाली हुकूमत को आखिरी धक्का लगाओगे इंशाल्लाह। वादा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि जिस दमादम मस्त कलंदर की धमकी दी जा रही है वो होगा कैसे? क्या अपोजिशन कौमी असम्बली की नशिस्तों से मुसाफी होने का हतमी फैसला कर चुकी है? मरियम नवाज तो ये भी कह चुकी है कि जिसने इस्तीफे न दिए इसका घेराव किया। अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना, क्योंकि अवाम अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं। जो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी भी अपोजिशन की हम नवा नजर आ रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है, अगर अपोजिशन इत्तेहाद ने तमाम ऐवानों से इस्तीफे दिए तो वो भी ऐसा करने का सोचेंगे। सवाल यह है कि क्या पीपल पार्टी सिंध की हुकूमत की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि वो हकीकी तौर पर कौमी असम्बली से, सेनेट से, सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार है। अगर उन्होंने ये करके दिखाया तो हम भी सोचेंगे। अपोजिशन कम से कम बयानात की हद तक इस्तीफे देने में संजीदा नजर आ रही है, लेकिन हुकूमत अपोजिशन के बयानात को संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत अपोजिशन के इस्तीफों को लतीफ़े करार दे रही है। इन नादान, नाअहल, नालायक, नून के नुक्ते के बगैर बैठी अपोजिशन और पीडीएम के स्टोले को कहना चाहते हैं कि ये गिदड़ पबकियाँ, ये काउंटडाउन की बातें, ये मज़ाहिया आपके वो पत्ते हैं जो वजीर आज़म इमरान खान की एक फूंक से तितर बितर हो रहे हैं। यूं लगता है हुकूमत इस्तीफों पर अपोजिशन का तमस्खर उड़ा रही है, मुस्ताफी होने के लिए उकसा रही है। गुज़िश्ता रोज ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कह चुके हैं कि अपोजिशन इस्तीफे देना चाहती है तो शौक से दे। अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो किसने रोक रखा है आपको? आप दे दीजिए। 8 तारीख के इजलास में जो क़यादत का इजलास है उसमें फैसला कीजिए, इस्तीफे दे दीजिए। अगर अपोजिशन हुकूमत के कहने और अपने दावों के मुताबिक वाकई असम्बलियों से मुस्ताफी हो गई तो क्या होगा? ये तो तय है कि सूरत हाल पेचीदा हो जाएगी, लेकिन इसके नताइज क्या होंगे, कितने खौफनाक होंगे? इस वक्त कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज के अरकान की तादाद 83 है नाज़रीन। पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद है 55। जमात इस्लामी भी अपोजिशन के साथ इस्तीफे देने को तैयार है। यूं जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी के अरकान की तादाद 15 बनती है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 4 अरकान कौमी असम्बली मौजूद हैं। ये सब मिलाकर 157 अरकान बनते हैं। अगर 157 अरकान असम्बली एक साथ इस्तीफे दे देते हैं तो फिर क्या होगा? 2014 में जब तहरीक इंसाफ के अरकान ने अपने इस्तीफे पेश किए थे तो उनकी तादाद 34 थी। ये तादाद 157 के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन तब मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन कराने की बजाय ये इस्तीफे कबूल नहीं किए थे। तो अब की बार क्या होगा, बात करेंगे। हमारे मौजूद हैं इस पर सेनेटर फैसल जावेद साहब। सेनेटर, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बुनियादी सवाल, इस्तीफे आ गए तो क्या होगा? ज़िमनी इलेक्शन होगा, हुकूमत को एक बंद गली में चली जाएगी हुकूमत। क्या आपने ऐसी सूरत हाल में कोई प्लान भी बनाया हुआ है? जी बहुत बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू वेरी मच। आपने प्रोग्राम में दावत दी। पहले तो इस्तीफे जो हैं वो इस्तीफे नहीं है, वो लतीफ़े हैं। इस्तीफे कर दी, यहाँ पे इस्तीफे हुई। इतने अरसे से इस्तीफे इन्होंने रट लगाई हुई है। हर तरह से इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने ब्लैकमेल नहीं होना। दे दें इस्तीफे। अव्वल तो ये इस्तीफे नहीं देंगे, दे भी दे तो क्या फर्क पड़ता है। और दूसरी बात, जो असल में ये कर रहे क्या है, ये टारगेट कर रहे हैं 2 चीजों को। एक, लोगों की जिंदगियों पे हमला कर रहे हैं। इस वक्त जो पूरी दुनिया में कोरोना की सूरत हाल है, जो सेकंड वेव आई है, पूरी दुनिया में
जो हाल है पाकिस्तान में और बशमूल पाकिस्तान के पूरी दुनिया में बहुत बुरे हालात हैं। सेकंड वेव ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके बीच में ये गैर कानूनी, गैर ज़िम्मेदाराना इनके जो जिस तरह से ये जलसे कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों को ये ख़तरे में डाल रहे हैं। ये कत्ले आम कर रहे हैं सिर्फ किस चीज़ के लिए? अपनी चोरी बचाने के लिए, तो अपनी करप्शन बचाने मतलब ये बात जो हुकूमत जो है और आपकी तरफ से बताई जा रही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन पॉइंट बड़ा अहम है। फैसल भाई, पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर ये इस्तीफे दे देते हैं एंड दे सीम एडमेंट के दे देंगे और आवाम को भी सामने ले आते हैं, तो गवर्नमेंट के पास प्लान क्या है? मतलब हम ये कह के जान तो छुड़ा नहीं सकते कि जी इनका इस्तीफा मजाक है, इस्तीफे तो ये देने जा रहे हैं, तो सिर्फ फिर करेंगे क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, इनके अंदर इस वक्त PMLN के अंदर और बाकी जमातों के अंदर भी बहुत से मेंबर पार्लियामेंट हैं जो कि इस्तीफे के हक में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि नौबत यहाँ तक आप पहुंची कि मरियम नवाज जो हैं अब वो धमका रही हैं इनको, वो ओपनली बरबरा कह रही हैं कि अगर आपने इस्तीफे ना दिए तो लोग आपके घरों का घेराव करेंगे, अपने ही लोगों को, अपनी ही पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस को। ये कितना इंसल्टिंग बात है ये। और दूसरा, ये धमकाने पे इसलिए आए हैं कि बौखलाहट का शिकार है कि इनकी पार्टी इस चीज के ऊपर तितर बितर का शिकार है, कोई अलाइन नहीं है इनसे। मैं आपको बता रहा हूं, ये 2 धड़े नहीं हैं, ये 2 से ज्यादा धड़े हैं PMLN के अंदर, और वो सब इसके हक में नहीं है। आपने इनके जलसों के अंदर पार्टिसिपेशन देखी इनके पार्लियामेंटेरियंस की कितनी है, कितने पार्लियामेंटेरियंस आते हैं इनके जलसों पे। ये कुछ चीदा लोग हैं जो अपने लीडरान की करप्शन बचाने के लिए आगे है। बाकी बेशतर लोग जो है वो इनके साथ अलाइन नहीं है, ना वो इस्तीफे देंगे। तो इस्तीफों का चिल इजी हो जाए, कोई इस्तीफों का मसला नहीं है। अच्छा, वैसे फैसल साहब, आपको नहीं लगता कि कोई कंटिजेंसी प्लान आपके पास होना चाहिए? सिर्फ ये सोच लेना कि ये लोग इस्तीफे नहीं देंगे और कल को अगर ऐसा हो जाए और फिर ये सियासी शहीद जो है वो आप सियासी शहीद बन जाएं, जो कि डेफिनेटली आपके फायदे में भी होगा, लेकिन सर आपको नहीं लगता ये आपको बंद गली में ले जाने के लिए पर तोड़ चुके हैं और किसी भी सूरत कामयाब हो जाए तो आपके पास प्लान बी नहीं है? ये खुद बंद गली में चले गए हैं। मरियम नवाज ने जो PMLN के साथ कर दिया ना, ये हमें PMLN के हमारे जो साथी हैं वो भी बताते हैं। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो आप कह रहे हैं ना जी बंद गली, हुकूमत क्या, हुकूमत पे तो कोई प्रेशर नहीं है, ना इनके इस्तीफों का प्रेशर है, ना इनके जलसों का प्रेशर है। अगर इस्तीफे दे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमारा क्या है, हम तो जिन नशिस्तों पे इस्तीफे देंगे ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे और PTI भारी अक्सरियत से वापस आ जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इतने बड़े पैमाने पे ज़िमनी इलेक्शन हो सकेगा फैसल साहब? वो भी कोरोना में, जहां जलसा नहीं हो सकता वहां इलेक्शन कैसे हो सकेगा? कितने बड़े पैमाने में, आपको कह रहा हूं पैमाना बहुत छोटा सा है, क्योंकि इनके लोग नहीं इस्तीफों पे नहीं राजी है इनके साथ। पार्टी तितर बितर होने वाली है। PDM का बस PDM का जो है बस, जो लोग राजी नहीं है सर सब बरमला आज से नहीं, शुरू से कह रहे हैं कि वो नहीं इस सियासत को मानते जो मरियम नवाज ने शुरू की हुई है, नहीं मानते इसको। और ये क्या बात हुई, वो बाहर बैठे हुए नवाज शरीफ, सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है, लोगों को कह रहे हैं आप सड़कों पे निकले। मतलब इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, लुटेरे हैं, चोरी की हुई है, बाहर बैठे हुए हैं और कहते हैं लोगों को सड़कें। लोग किसी की कभी कोई करप्शन बचाने के लिए बाहर निकले? अच्छा फैसल साहब, अब एक आखिरी बात देखें, आपकी बात मान ली जाए अगर कि पिछले के 2-2.5 साल से ये लोग मायूस हैं अपनी क़यादत से और आपसे भी राब्ते में है, तो सर ये अगर तब सामने नहीं आए, 2 साल हो गए ये लोग सामने नहीं आए, तो कल को भी सामने नहीं आएंगे। आज क़यादत कहती है इस्तीफा दे दो, पर ये इस्तीफे भी दे देंगे, तो फिर क्या करेंगे? इन्होंने कितनी बार कोशिश की है, वोटिंग करा के भी देख लिया है, हर फोरम पे शिकस्त हुई है ना जी। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाए सेनेट के अंदर, बाकी चीजें भी इन्होंने करके देखी, फैटिव आपके सामने है। क्या हुआ इनके साथ नंबर्स गेम में और वोटिंग में, क्या हुआ इनके साथ? ठीक है सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा लेते हैं और सिंध की करप्शन में सिंध के ब्यूरोक्रेट्स का किस हद तक हाथ है, क्यों सरफ नजर करते हैं हुक्मरान इनकी करप्शन पर, इस पर भी बात करेंगे। चाइनीज टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई है कि जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये सब एक वक्फे के बाद।
नाज़रीन, डीसी ईस्ट के दफ्तर में लगने वाली आग का मुअम्मा उलझता जा रहा है। सवालात बढ़ते जा रहे हैं। आग इत्तफाकिया तौर पर लगी या रिकॉर्ड जलाने के लिए लगाई गई थी। सामने आने वाले हकायक शकूक व शुबहात को जन्म दे रहे हैं। डीसी ईस्ट का माजी और वाटर कमीशन के सरबराह के पुराने रिमार्क्स मोहम्मद अली शाह के किरदार को मजीद मशकूक बना रहे हैं। कराची में जुमे के रोज कराची ईस्ट के जिलाई कमिश्नर के दफ्तर के रिकॉर्ड रूम में अचानक आग भड़कने से तमाम रिकॉर्ड जलकर राख हो गया था। दफ्तर मुलाजिमीन के मुताबिक आग उस वक्त भड़की जब तमाम मुलाजिम दफ्तर से बाहर थे। आतिशज़दगी से जलने वाला रिकॉर्ड बहुत पुराना था। डोमिसाइल पीआरसी का ये बहुत पुराना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और तकरीबन 10:30-11 बजे आग लगी हुई थी। इस रिकॉर्ड में डोमिसाइल और पीआरसी का वो रिकॉर्ड शामिल था जिसके लिए सिंध हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने जाली भर्तियों और जाली रिहायशी सर्टिफिकेट्स के खिलाफ अदालत से रुजू कर रखा है और सिंध हाई कोर्ट की तरफ से गुज़िश्ता 10 साल के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के रिमार्क सामने आ चुके हैं और अब एमक्यूएम रहनुमा आतिशज़दगी के इस वाक़े की तहकीकात का मुताबिक सूबे के सारे कागजात दफ्तरों में जो है सबको आग लगाएंगे। हम समझते हैं जो लगी आग है, हम इस खाक की भी तहकीकात करेंगे। सिंध में जाली डोमिसाइल और पीआरसी पर भर्तियों के खिलाफ एमक्यूएम का मौक़िफ़ है कि सिंध में सारी सरकारी नौकरियां बेची जा रही हैं, जबकि इस हवाले से वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा था कि जाली डोमिसाइल के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। गवर्नमेंट से भी कहा गया है कि वो एक डेटा दे दें कि जिन पर उन्होंने सिंध के डोमिसाइल पर पीआरसी पर जो जॉब दिए हैं वो भी डेटा उनसे मांगा जा रहा है और जिन लोगों ने ये गलत फायदा उठाया है, जो अभी जिनका रिकॉर्ड सामने आया है, वो जाहिर है उन पर एक्शन भी होगा और उस पर सीएम साहब ने एक कमेटी भी बना दी है और होम सेक्रेटरी जो है वो इस पर एक्शन लेंगे। आतिशज़दगी के वाक़े के बाद डिप्टी कमिश्नर ईस्ट मोहम्मद अली शाह के माजी पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। बदउनवानी और रिश्वत सतानी के इल्जाम सामने आ रहे हैं। चंद रोज पहले निजी न्यूज चैनल की जानिब से खबर दी गई थी कि डीसी ईस्ट मोहम्मद अली शाह की इमा पर अफसरान लाखों रुपए की रिश्वत मांगते हैं। इस हवाले से एक वकील अयाज सोलंगी ने मुख्तार कार एजाज मेयो के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि मुख्तार कार एजाज मेयो ने डीसी ईस्ट के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। मुतालबा पूरा न करने पर की वजह से उन पर तशद्दुद किया गया। डीसी ईस्ट पर करप्शन इल्जामात का मामला सिर्फ शहरियों तक ही महदूद नहीं है नाज़रीन, बल्कि 2 साल पहले कराची वाटर कमीशन के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने भी मोहम्मद अली शाह के खिलाफ सख्त रिमार्क्स दिए थे। जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम ने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि नाअहल शख्स को मलीर का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। उन्होंने सेक्रेटरी सर्विसेज को हिदायत जारी की थी कि मोहम्मद अली शाह को डीसी मलीर के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, लेकिन उस वाज़ेह हिदायत के बावजूद मोहम्मद अली शाह कराची में अहम तरीन ओहदों पर तैनात रहे और इस वक्त वो डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के ओहदे पर बराजमान है। सिंध में करप्शन और जमीनों पर कब्जों की कहानियां आम है नाज़रीन। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हालिया चीफ जस्टिस भी इंतहाई सख्त रिमार्क्स दे चुके हैं। गुज़िश्ता बरस जस्टिस गुलजार अहमद ने केस की समाअत के दौरान कहा था कि सिंध करप्ट तरीन सूबा है जहां बजट का 1 रुपया भी अवाम पर खर्च नहीं होता। इस सूबे का हर महकमा और हर शोबा ही करप्ट है। सूबा सिंध में करप्शन और अदम कारकर्दगी की सूरत हाल इंतहाई परेशान को नजर आ रही है। डीसी ईस्ट कराची के रिकॉर्ड रूम में लगने वाली आग के पीछे असल हकायक क्या हो सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हैं सिंध के सूबाई वजीर जनाब नासिर हुसैन शाह साहब। शाह साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो ये आग लगने वाला मामला और दूसरा ये कि जिन डीसी साहब की बात हो रही है उनकी शोहरत का ये आलम है कि खुद एक वाटर कमीशन के सरबराह के रिमार्क्स जो कि खुद जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इनको करप्ट कहा, इन्होंने इनकी डिनोटिफाई करने का इनको कहा, लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद अली शाह मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे। अब सर मामला यह है कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी में करप्शन सरायत कर चुकी है, इसका नोटिस क्यों नहीं लिया जाता शाह साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, कहीं भी अगर कोई इस तरह की सूरत हाल है तो उस पर बिल्कुल सख्त एक्शन होगा और इंक्वायरी भी होगी। जो भी उसके ज़िम्मेदार होंगे उन पर उनको सख्त सज़ा भी मिलेगी। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ, जो आपने पूरी तफसील एक बताई, सिंध गवर्नमेंट जो है वो तो काफ़ी अरसे से जो है वो निशाने पे है। जब मियाँ साहब की हुकूमत थी तब भी, और फिर अभी जब से PTI की हुकूमत आई, नैब, FIA, दीगर बहुत सारे इदारे,
फिर आपके इल्म में है कि हमारी जो अदालत उज़्मा है, अदालत आलिया है, वहाँ भी काफ़ी रहता है, चेक एंड बैलेंस रहता है। तो फिर ये जो बातें आ रही हैं ये कैसे मुमकिन है? अगर कोई अफसर इस तरह की कोई बात करता है तो फिर तो वो बड़ा, अब उसको क्या कहें कि इतना दिलेर है कि इतने इदारों की मुखालफत के बावजूद कड़ी जो उनकी की जाती है, उनको देखा जाता है, उन पर नज़र रखी जाती है, उसके बावजूद इतना कुछ करते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुसूसी तौर पर हिदायत दी हैं और आपके इल्म में भी है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी कभी इन चीज़ों को इनकरेज नहीं करते और वो इन पर एक्शन लेते हैं। तो अगर ये जो रिकॉर्ड में आग लगी है और कुछ हुआ है तो इसकी इंक्वायरी कराएंगे, और अगर कोई भी इसमें मुलविस हुआ और कोई 2 नंबरी हुई तो आप देखेंगे कि इस पर एक्शन होगा और वो आपसे शेयर करेंगे और ब्रेकिंग न्यूज़ आपके चैनल से ही चलवाएंगे उस पर। बिल्कुल ठीक शाह जी, इसमें कोई शक नहीं, इदारों की बड़ी कड़ी नज़र है और इतना करना आसान नहीं होता। लेकिन सर जो चीज़ें मेरे सामने है मैं आपके सामने रखूंगा, डेफिनेटली आप इस पर एक्शन लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा काम है वो चीज़ें आप तक पहुंचाना, आवाम तक पहुंचाना। शाह साहब, ये जिन साहब का मैंने जिक्र किया मैं इनको एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, और भी मेरे पास 1-2 कुरंगी के भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने शेयर करूंगा। अब ये साहब जो है DC ईस्ट मोहम्मद अली शाह साहब, इनको खुद जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम का कायम करदा कमीशन कह रहा है कि ये बहुत करप्ट इंसान है, ये इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है सिंध को। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर उनको लगाया गया, उनके हटाने पे मतलब उनको हटाया गया था बाकायदा इस वजह से कि करप्ट है। दोबारा अगर लगाया गया है सर, तो सर फिर इसका मतलब है कि कोई तो है जो फायदा लेना चाहता है उनसे, कोई तो है जो जिसको ये सर्व कर रहे हैं, या फिर ये अनजाने में भूल में हुआ है तो फिर भी ये गलत हुआ है, क्योंकि ये साहब जो है दोबारा इनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि जिन इलाकों में इनको लगाया गया है वहां फिर करप्शन का बाजार गर्म है। जी बिल्कुल, इसको चेक कर लिया जाएगा कि अगर इस तरह की कोई सीरियस ऑब्जर्वेशन है किसी अफसर के लिए तो फिर उसको कैसे लगाया गया। आप सही कह रहे हैं, उसको चेक कर लेते हैं। अगर वाकई कोई ऐसी बात होगी तो उस पर ज़ाहिर है चेक करना पड़ेगा कि जब इतनी सीरियस ऑब्जर्वेशन के बाद अफसरान को कैसे लगाया जा सकता है, इसको चेक कर लेंगे। जी बिल्कुल, मैं खुद भी चेक करूँगा इस बात को। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाह साहब, ये जो रिकॉर्ड जला है इसकी कोई इनिशियल इंक्वायरी हो पाई कि रिकॉर्ड कैसे जला? मतलब अक्सर जो बताया जाता है कि जी शॉर्ट सर्किट है, ये है वो है, क्या पता चल सका कि कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ जला है और कैसे जला? देखिए, एक जो आई थी मीडिया पे भी खबर आई थी, कोई वहाँ पे कोई DC ऑफिस की बात नहीं थी। इसी ऑफिस में और दीगर ऑफिसेज भी हैं, कोई रजिस्ट्रार के ऑफिस हैं, कुछ और ऑफिस हैं, तो वहाँ की एक ज़रूर ख़बर आई थी जिसकी इंक्वायरी कराई जा रही है कि वो कैसे आग लगी। और एक और मैं बात करूँ, ज़रूर ऐसा सिलसिला होगा जिस तरह आप कह रहे हैं, कोई काम गलत हो रहे होंगे, लेकिन अभी हालिया दिनों में, ये कुछ दिनों में आपने भी देखा होगा कि पेपर्स में भी है कि शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। मसनूई ज़हानत में जो आगे होगा वही दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। रूसी सदर पुतिन का यह जुमला चीन ने अपने पल्ले से बांध लिया है और इसकी टेक्नोलॉजी की गूंज दुनिया भर में सुनी जा रही है। साल 2020 के ग्लोबल इन्वेंशन टैक्स के मुताबिक चीन आलमी दर्जाबंदी में 14वें नंबर पर है, लेकिन जिस रफ्तार से चीन तरक्की कर रहा है इसके मुताबिक 2035 तक चीन एक ग्लोबल इन्वेंशन लीडर के तौर पर सामने आ सकेगा। और चीन की इस तरक्की से अमेरिका को $225 अरब से $600 अरब का नुकसान हो सकता है। चीन की शक्ल में टेक्नोलॉजी की एक नई सुपर पावर जन्म ले रही है। नाजरीन, मसनूई ज़हानत की महारत से लेकर हैरानकुन जंगी इजादात तक, खलाई बर्तरी से लेकर ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन निज़ाम और नाकाबिले फरामोश मंसूबों तक, एक के बाद एक इजादात और पैदर पे कामयाबियां टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन को ऊपर से ऊपर ले जा रही। और इस टेक्नोलॉजी का नया कारनामा भी इंतहाई हैरानकुन है। खबर यह है कि चीन ने एक ऐसा जेट इंजन बना लिया है जो आवाज की रफ्तार से 16 गुना ज्यादा तेज उड़ सकता है। इस तहलकाखेज इजाद के बाद चीन दुनिया के किसी भी कोने में सिर्फ 2 घंटे में पहुंच सकता है।
सिर्फ सुपर सोल्जर्स ही नहीं बना रहा, बल्कि 2 दिन पहले ही इसने दुनिया का ताकतवर तरीन कंप्यूटर भी बना लिया, जिसके बारे में चीनी माहिरीन का कहना है कि ये उस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में 1 लाख अरब गुना ज्यादा ताकतवर है। अमेरिकी तहकीकाती रिसाले साइंस में छपने वाली तफसीलात के मुताबिक चीन के इस कारनामे को क्वांटम कंप्यूटर नेशनल एडवेंचरिज्म कहा जा रहा है। चीनी माहिरीन का कहना है कि इस कंप्यूटर से वो कई ऐसे काम सर अंजाम दे सकते हैं जो तिब की दुनिया समेत खलाई तस्खीर के लिए इंतहाई अहम तरीन समझा जाएगा। सुपर क्वांटम कंप्यूटर, सुपर सोल्जर और सुपर जेट जैसी कामयाबियां चीन की उभरती टेक्नोलॉजी की सिर्फ एक झलक है। दुनिया में सबसे बड़ा सर्वेलेंस के निजाम चीनी टेक्नोलॉजी का ऐसा कारनामा है कि पूरी दुनिया इस पर हैरान है। चीन सीसीटीवी मॉनिटरिंग का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार कर चुका है, जिसके तहत चीन में अब तक 13 करोड़ सीसीटीवी कैमरेज नस्ब किए जा चुके हैं, यानी हर 12 अफराद की निगरानी के लिए 1 कैमरा नस्ब है। और चीन की हाईटेक सीसीटीवी कैमरों की तादाद 45 करोड़ तक ले जाने का मंसूबे पर काम जारी है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से सैकड़ों अफराद के हुजूम में एक ही वक्त में कई चेहरों को शनाख्त किया जा सकता है। मसनूई ज़हानत के इस निज़ाम पर चीन को आलमी एजाज भी दिया गया था। करीब मैदान में चीन एक के बाद एक झंडे गाड़ रहा है, एक के बाद एक अहम संग-ए-मील उबूर कर रहा है। 5 माह पहले चीन के दुनिया के सबसे बड़े आबी तैयारे ने समंदर पर अपनी पहली कामयाब परवाज भर के दुनिया को हैरान कर दिया। पानी और जमीन पर लैंडिंग की सलाहियत रखने वाला यह तैयारा एक बार में 2800 मील तक का सफर कर सकता है। इसे मरीन रेस्क्यू और जंगलात की आग से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा आबी तैयारा चीन ने मुकम्मल तौर पर खुद तैयार किया। दुनिया के साथ साथ चीन खलाई मंजिलें भी तेजी से उबूर कर रहा है। गुज़िश्ता बरस चीन चांद के उस हिस्से में कामयाब लैंडिंग करके दुनिया को हैरान कर दिया था जहां उससे पहले कोई खलाई जहाज नहीं गया था। इसके अलावा चीनी मसनूई चांद और मसनूई सूरज बनाने के भी ऐलान कर चुके हैं, जबकि कायनात के छुपे हुए राज जानने के लिए 18 करोड़ डॉलर से दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन भी तैयार कर चुका है, जो रवां बरस जनवरी से अपना काम शुरू कर चुकी है। 500 मीटर कतर की इस दूरबीन को चीन की आसमानी आंख भी कहा जा रहा है। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो जाता है। दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।